पहाड़ों की गोद में बसे छोटे से गांव धनपुर में एक लड़की रहती थी, मीरा। उसके पिता गांव के मुख्य गड़रिये थे, लेकिन 3 साल पहले एक दुर्घटना में उनका निधन हो गया था। तब से 16 वर्षीय मीरा ने अपने पिता का काम संभाल लिया था। सुबह की पहली किरण के साथ वो अपनी भेड़ों को लेकर पहाड़ियों पर चली जाती और शाम ढलने से पहले वापस लौट आती। मीरा के पास 30 भेड़ें थी। हर भेड़ का नाम उसे याद था, हर एक की आदतें वो जानती थी। गांव के लोग कहते थे कि मीरा को भेड़ों की भाषा आती है। शायद ये सच भी था, क्योंकि जब भी कोई भेड़ बीमार होती, मीरा पहले ही भांप लेती थी। जब भी कोई खतरा होता, भेड़ें मीरा के इर्द गिर्द इकट्ठी हो जाती। एक दिन मीरा अपनी भेड़ों को लेकर उस पहाड़ी के उस हिस्से में गई जहां वो पहले कभी नहीं गई थी। बारिश के मौसम के बाद वहां नई घास उगी थी और भेड़ों को ताजी घास बहुत पसंद थी। दोपहर का समय था। सूरज आसमान के बीचों बीच चमक रहा था। मीरा एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गई और अपनी थैली से रोटी निकालकर खाने लगी। तभी उसने एक अजीब आवाज सुनी, किसी की कमजोर सी मिमियाहट। मीरा ने चारों ओर देखा। उसकी सभी भेड़ें घास चर रही थी। फिर ये आवाज कहां से आ रही थी? वो आवाज की दिशा में चल पड़ी। झाड़ियों को पार करते हुए वो एक छोटे से गड्ढे के पास पहुंची और वहां उसने जो देखा वो विश्वास करने लायक नहीं था। गड्ढे में एक भेड़ का बच्चा पड़ा था, लेकिन ये कोई साधारण भेड़ नहीं थी। इसकी ऊन सुनहरी थी, बिल्कुल शुद्ध सोने जैसी चमकदार। सूरज की रोशनी में वो ऐसे चमक रही थी जैसे कोई जीवित मूर्ति हो। मीरा की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने कई बार पलकें झपकाई, ये सोचकर कि शायद उसे कोई भ्रम हो रहा है, लेकिन नहीं, वो भेड़ वाकई सुनहरी थी। मीरा ने जल्दी से गड्ढे में उतरकर उस भेड़ के बच्चे को उठा लिया। वो कांप रहा था और बहुत कमजोर लग रहा था। शायद पिछली रात से यही फंसा था। मीरा ने उसे अपनी शाल में लपेटा और धीरे धीरे उसके मुंह में पानी की कुछ बूंदें डाली। भेड़ के बच्चे ने कृतज्ञता से उसकी ओर देखा। कहां से आए हो तुम? मीरा ने धीमी आवाज में पूछा, हालांकि उसे पता था कि जवाब नहीं मिलेगा। और ये सुनहरी ऊन, ये तो जादू जैसा लगता है। मीरा ने चारों ओर देखा, ये पता लगाने की कोशिश करते हुए कि इस भेड़ की मां कहां हो सकती है, लेकिन आसपास कोई नहीं था। शायद ये किसी दूसरे गड़रिये की भेड़ भटककर यहां आ गई हो। या फिर मीरा को एक पुरानी लोक कथा याद आई जो उसकी दादी सुनाया करती थी, सोने की भेड़ों की कहानी जो देवताओं के झुंड से होती थी और जो किसी भाग्यशाली को मिल जाती थी तो उसकी किस्मत बदल देती थी। लेकिन ये तो सिर्फ कहानी थी। मीरा ने अपने आप को समझाया। उसने भेड़ के बच्चे को सावधानी से उठाया और अपनी शाल से ढक लिया। ये निर्णय सहज था। वो इसे अपने साथ ले जाएगी, इसकी देखभाल करेगी। उसने अपनी बाकी भेड़ों को इकट्ठा किया और घर की ओर चल पड़ी, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी उसके मन में थी। अगर किसी ने ये सुनहरी भेड़ देख ली तो क्या होगा? घर पहुंचकर मीरा ने भेड़ के बच्चे को अपनी छोटी सी झोपड़ी के पिछले हिस्से में एक कोने में रखा, जहां उसने पुआल का एक नरम बिस्तर बनाया। उसने दूध गर्म किया और धीरे धीरे भेड़ के बच्चे को पिलाया। रात भर वो उसके पास बैठी रही, उसकी देखभाल करती रही। 3 दिन बीत गए। सुनहरी भेड़, जिसे मीरा ने सोना नाम दिया था, धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी। उसकी चमक और भी निखर गई थी। मीरा ने किसी को इसके बारे में नहीं बताया था, यहां तक कि अपनी मां को भी नहीं। वो जानती थी कि ये जानकारी खतरनाक हो सकती है, लेकिन भेद कब तक छिपा रहता? एक शाम जब मीरा अपनी भेड़ों को वापस ला रही थी, गांव का सबसे बड़ा साहूकार राजू सेठ अपने बेटे मनोज के साथ रास्ते में खड़ा था। राजू सेठ एक मोटा, लालची आदमी था जो गांव के आधे खेतों का मालिक था। उसकी नजर हमेशा दूसरों की संपत्ति पर रहती थी। अरे मीरा, राजू सेठ ने आवाज लगाई, सुना है तुम्हारे पास एक नई भेड़ आई है? मीरा का दिल तेजी से धड़कने लगा।
जी हाँ, मुझे पहाड़ पर एक खोई हुई भेड़ मिली थी। दिखाओगी? मनोज ने कहा, जो अपने पिता से भी ज्यादा धूर्त था। वो बीमार है, मीरा ने झूठ बोला। अभी किसी को नहीं दिखा सकती। राजू सेठ ने संदेह से मीरा को देखा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, अगर वो भेड़ किसी और की है तो मुझे बताना, मैं उचित कीमत दूंगा। मीरा जल्दी से घर की ओर बढ़ गई। रात में उसे नींद नहीं आई। उसे एहसास हो गया था कि सोना को छिपाना मुश्किल होने वाला था। अगले दिन उसने एक योजना बनाई। वो सोना को एक पुरानी शाल से ढककर रखेगी और उसे केवल रात में ही बाहर निकालेगी। कई हफ्ते शांति से बीत गए। सोना अब एक स्वस्थ, सुंदर भेड़ बन चुकी थी। उसकी सुनहरी ऊन अब और भी लंबी और घनी हो गई थी। मीरा ने देखा कि सोना की उपस्थिति मात्र से दूसरी भेड़ें भी ज्यादा स्वस्थ और खुश लगती थी। उसका दूध उत्पादन बढ़ गया था और उसकी भेड़ों की ऊन भी पहले से बेहतर गुणवत्ता की हो गई थी। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। वो एक लंबा, काला कोट पहने हुए आदमी था, जिसकी आंखें बेहद तेज थी। उसने गांव के चौक में खड़े होकर घोषणा की, मैं एक विशेष भेड़ की तलाश में हूं, सुनहरे रंग की ऊन वाली। जो कोई भी मुझे उसके बारे में जानकारी देगा, उसे मैं 100 सोने के सिक्के दूंगा। यह सुनकर पूरे गांव में हलचल मच गई। 100 सोने के सिक्के, ये तो किसी गरीब के लिए पूरी जिंदगी की कमाई थी। मीरा जानती थी कि अब खतरा और गंभीर हो गया है। वो अजनबी शायद सोना को किसी बुरे इरादे से खोज रहा था। उसे याद आया कि उसकी दादी ने एक बार कहा था, जो चीज बहुत कीमती होती है वो बहुत खतरनाक भी होती है। उसी रात मीरा ने अपनी मां को सब कुछ बता दिया। उसकी मां, रमा देवी, एक समझदार महिला थी। उन्होंने सोना को देखा और चिंता से कहा, बेटी, ये भेड़ साधारण नहीं है। मैंने पुरानी कहानियां सुनी है, ऐसी भेड़ें स्वर्ग से आती है और केवल शुद्ध हृदय वाले लोगों को ही दिखाई देती है। लेकिन लालची लोग इसे पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए, मां? मीरा ने पूछा। इसकी रक्षा करनी होगी। बेटी, ये तुम्हें मिली है तो इसका मतलब है कि तुम ही इसकी सही रखवाली कर सकती हो। अगले दिन वो अजनबी राजू सेठ के घर गया। मीरा को पता चला कि उन दोनों में कुछ बातचीत हुई थी। शाम को राजू सेठ और उसका बेटा मनोज मीरा के घर आए। मीरा, राजू सेठ ने मीठे स्वर में कहा, हालांकि उसकी आंखों में लालच साफ दिख रहा था, मुझे पता चला है कि तुम्हारे पास एक विशेष भेड़ है। उस अजनबी ने बताया कि वो अपने मालिक की खोई हुई भेड़ है। तुम्हें उसे लौटा देना चाहिए। वो भेड़ मुझे पहाड़ पर मिली थी। मीरा ने दृढ़ता से कहा, वो खो गई थी, लावारिस थी। अब वो मेरी है। लेकिन बेटी, मनोज ने छल से भरी मुस्कान के साथ कहा, कानून कहता है कि खोई हुई चीज उसके असली मालिक को लौटानी चाहिए। तो पहले साबित करो कि वो उनकी है। मीरा की मां ने तेजी से कहा। राजू सेठ का चेहरा लाल हो गया। देखो रमा देवी, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं। अगर वो अजनबी जबरदस्ती करने लगा तो मैं क्या कर पाऊंगा? बेहतर है कि तुम भेड़ मुझे बेच दो। मैं अच्छी कीमत दूंगा, 50 रुपए। 50 रुपए? मीरा हंस पड़ी, हालांकि उसे गुस्सा आ रहा था। सेठ जी, आप तो सौदा करने में माहिर हैं। वो अजनबी सिर्फ जानकारी के लिए 100 सोने के सिक्के दे रहा है और आप भेड़ के लिए 50 रुपए? राजू सेठ समझ गया कि मीरा मूर्ख नहीं है। ठीक है, उसने गुस्से में कहा, लेकिन याद रखना, इस गांव में मेरे बिना कुछ नहीं होता। तुम्हें मुसीबत होगी। वे चले गए, लेकिन मीरा जानती थी कि यह शुरुआत भर थी। उसी रात जब गांव सो रहा था, मीरा को कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी। उसने खिड़की से बाहर देखा और 3 काली छायाएं अपनी झोपड़ी की ओर आते देखी। चोर! उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। मीरा ने जल्दी से अपनी मां को जगाया। उन्होंने एक योजना बनाई। मीरा ने सोना को उठाया और पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई, जबकि उसकी मां ने सामने के दरवाजे पर
शोर मचाना शुरू कर दिया। चोर, चोर, रमा देवी चिल्लाई। पूरा गांव जग गया। लोग अपने घरों से बाहर निकले। चोरों को भागना पड़ा, लेकिन मीरा जानती थी कि वे फिर आएंगे। अगली सुबह गांव की पंचायत बुलाई गई। गांव के सरपंच ठाकुर रणवीर सिन्हा एक ईमानदार और न्यायप्रिय व्यक्ति थे। राजू सेठ ने पंचायत में शिकायत की कि मीरा ने चोरी की भेड़ अपने पास रखी है। ठाकुर साहब, राजू सेठ ने कहा, ये लड़की एक कीमती भेड़ छिपा रही है जो किसी और की है। कानून के अनुसार उसे जब्त किया जाना चाहिए। ठाकुर साहब ने मीरा की ओर देखा। मीरा बेटी, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी भेड़ है? मीरा ने गहरी सांस ली। वो जानती थी कि झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। हां ठाकुर साहब, मुझे पहाड़ पर एक भेड़ का बच्चा मिला था। वो अकेला था, घायल था। मैंने उसकी देखभाल की। और क्या वो सुनहरे रंग की है? ठाकुर साहब ने पूछा। मीरा ने सिर हिलाया। पूरी पंचायत में सनसनी फैल गई। लोग फुसफुसाने लगे, तो क्या ये सच में सोने की भेड़ है? किसी ने पूछा। पुरानी कहानियों वाली? किसी और ने कहा। ठाकुर साहब ने शांति के लिए हाथ उठाया। मीरा, तुमने उस भेड़ को बचाया, उसकी देखभाल की। उस हिसाब से वो तुम्हारी है, लेकिन अगर कोई साबित कर सके कि वो उसकी है, तो तुम्हें उसे लौटाना होगा। तभी वो अजनबी आगे आया। मैं साबित कर सकता हूं, उसने कहा। वो भेड़ मेरे मालिक महाराजा विक्रम सिंह की है। उनके महल से चोरी हुई थी। महाराजा विक्रम सिंह? ठाकुर साहब चौंक गए। लेकिन वे तो 100 मील दूर रहते हैं। एक छोटा भेड़ का बच्चा इतनी दूर कैसे आ सकता है? वो चोर इसे लेकर भागे थे और रास्ते में ये भाग गई, अजनबी ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में झिझक थी। अगर ये महाराजा की भेड़ है, मीरा ने साहस करके कहा, तो महाराजा को खुद आना चाहिए या कोई आधिकारिक पत्र भेजना चाहिए। यह आदमी कोई भी हो सकता है। ठाकुर साहब ने सोचा, मीरा सही कह रही है। तुम महाराजा का पत्र लाओ, तब हम विचार करेंगे। अजनबी गुस्से से भर गया, लेकिन उसे मानना पड़ा। ठीक है, लेकिन तब तक वो भेड़ किसी सुरक्षित जगह पर रखी जाए। वो मीरा के पास ही रहेगी। ठाकुर साहब ने दृढ़ता से कहा। वो एक ईमानदार लड़की है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। पंचायत खत्म हुई, लेकिन मीरा की मुसीबतें खत्म नहीं हुई। उस रात फिर चोरों ने हमला किया, लेकिन इस बार मीरा तैयार थी। उसने गांव के कुछ भरोसेमंद युवकों से मदद मांगी थी। जब चोर आए, उन्होंने उन्हें पकड़ लिया। पता चला कि वे राजू सेठ के आदमी थे। अगली सुबह राजू सेठ और मनोज को पंचायत के सामने बुलाया गया। सबूत साफ थे, उन्होंने चोरी करने की कोशिश की थी। राजू सेठ, ठाकुर साहब ने गुस्से से कहा, तुमने न केवल चोरी करने की कोशिश की, बल्कि एक अनाथ लड़की को धमकाया भी। तुम्हें दंड मिलेगा। राजू सेठ ने माफी मांगी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी लालच दिख रहा था। कुछ दिन बीते, अजनबी कोई पत्र लेकर वापस नहीं आया। ठाकुर साहब ने खुद महाराजा विक्रम सिन्हा को संदेश भेजा। जवाब आया कि महाराजा के पास कोई सुनहरी भेड़ कभी नहीं थी। वो अजनबी एक धोखेबाज था। यह खबर पूरे गांव में फैल गई। लोगों ने मीरा की हिम्मत की तारीफ की, लेकिन मीरा जानती थी कि खतरा अभी टला नहीं है। जब तक सोना उसके पास है, लालची लोग उसे पाने की कोशिश करते रहेंगे। एक रात मीरा सोना के पास बैठी थी। वो उसकी सुनहरी ऊन में उंगलियां फेर रही थी और सोच रही थी। काश तुम बोल सकती, उसने धीरे से कहा। काश तुम बता सकती कि तुम वास्तव में कहां से आई हो और मुझे तुम्हारा क्या करना चाहिए। और तब कुछ अविश्वसनीय हुआ। सोना ने मीरा की ओर देखा और उसकी आंखों में एक अलौकिक चमक आई। अचानक मीरा के मन में एक आवाज गूंजी, स्पष्ट, मधुर और बिल्कुल शांत। तुम्हारा हृदय शुद्ध है मीरा। तुमने मुझे बिना किसी स्वार्थ के बचाया। मैं वास्तव में स्वर्ग से आई हूं, देवी लक्ष्मी के झुंड से। धरती पर मुझे उन लोगों को खोजने भेजा गया था जो सच्चे मन से दूसरों की मदद करते हैं।
मीरा अवाक रह गई। क्या क्या तुम सच में बोल रही हो? हाँ, लेकिन केवल तुम ही मेरी आवाज सुन सकती हो। मीरा, तुम्हारी परीक्षा हो रही है। लालच, डर और प्रलोभन, ये सब तुम्हारे चरित्र को परखने के लिए है। तुमने अब तक बहुत अच्छा किया है, लेकिन सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी है। क्या परीक्षा? मीरा ने पूछा। तुम्हें एक चुनाव करना होगा। मेरी ऊन की एक लट भी किसी साधारण इंसान की पूरी जिंदगी भर की संपत्ति के बराबर है। तुम चाहो तो मेरी थोड़ी ऊन बेचकर अमीर बन सकती हो, या फिर मीरा ने सांस रोककर पूछा, या फिर तुम मुझे वापस स्वर्ग जाने दे सकती हो। अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारे त्याग का फल तुम्हें जरूर मिलेगा, लेकिन किसी भौतिक संपत्ति के रूप में नहीं। मीरा ने एक पल के लिए सोचा। उसकी मां बूढ़ी हो रही थी, घर की हालत खराब थी, उन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी। सोना की सिर्फ एक लट से ही वे अपनी सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते थे। लेकिन फिर उसे अपने पिता की याद आई। वे हमेशा कहते थे, बेटी, ईमानदारी और सच्चाई से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं है। जो चीज तुम्हारी नहीं है उस पर कभी नजर मत डालना। मीरा ने गहरी सांस ली। सोना, तुम स्वर्ग से आई हो, वही तुम्हारा घर है। मैं तुम्हें अपने स्वार्थ के लिए नहीं रोक सकती। तुम्हें वापस जाना चाहिए। सोना की आंखों में संतोष और खुशी की चमक आई। तुमने सही चुनाव किया मीरा। तुम्हारा हृदय वास्तव में सोने से भी कीमती है। अगली सुबह पूर्णिमा की रात थी। मीरा सोना को लेकर उसी पहाड़ी पर गई जहां उसे पहली बार मिली थी। रात का समय था और चांद की रोशनी में पूरी घाटी चांदी की तरह चमक रही थी। मीरा ने सोना को घास पर उतारा और उसके माथे को प्यार से सहलाया। जाओ, उसने धीरे से कहा, हालांकि उसकी आंखों में आंसू थे। अपने घर जाओ। सोना ने मीरा की ओर देखा और फिर आकाश की ओर देखने लगी। अचानक आकाश में एक चमकीली रोशनी उभरी। वह रोशनी धीरे धीरे नीचे उतरने लगी और मीरा ने देखा कि वो एक सुनहरी सीढ़ी जैसी थी। सोना धीरे धीरे उस सीढ़ी पर चढ़ने लगी, लेकिन जाने से पहले सोना ने पीछे मुड़कर देखा और अपनी ऊन की 3 लटों को झटका दिया। वे लटें नीचे गिर गई और मीरा के पैरों के पास आ गई। फिर सोना की आवाज आखिरी बार गूंजी, ये तुम्हारे त्याग का प्रतिफल है मीरा, लेकिन याद रखना, इस ऊन का उपयोग बुद्धिमानी से करना। जो लालच से इसका इस्तेमाल करेगा वो सब कुछ खो देगा। जो दूसरों की भलाई के लिए इसे इस्तेमाल करेगा उसे असली खुशी मिलेगी। और फिर सोना आकाश में गायब हो गई। मीरा वहीं खड़ी रही, उस अद्भुत दृश्य को देखती रही जब तक सुनहरी रोशनी पूरी तरह गायब नहीं हो गई। मीरा ने उन 3 लटों को संभालकर अपनी शाल में लपेटा और घर वापस आ गई। उसकी मां उसका इंतजार कर रही थी। जब मीरा ने उन्हें सारी बात बताई और वे सुनहरी लटें दिखाई, रमा देवी की आंखें भर आई। तुमने सही किया बेटी, उन्होंने कहा। तुम्हारे पिता को तुम पर गर्व होता। अब सवाल था, इन सुनहरी लटों का क्या करें? मीरा ने कई रातें सोचते हुए बिताई। वो जानती थी कि अगर उसने इन्हें गलत तरीके से इस्तेमाल किया तो सोना की चेतावनी सच हो सकती है। एक दिन गांव में भयंकर बीमारी फैल गई। बच्चे बीमार पड़ने लगे और गांव में दवाइयों की भारी कमी थी। सबसे नजदीकी शहर 30 मील दूर था और इतने सारे बीमार बच्चों के लिए दवाइयां लाने का खर्च बहुत ज्यादा था। मीरा ने निर्णय लिया। उसने एक सुनहरी लट को शहर ले जाकर एक ईमानदार सुनार को दिखाया। सुनार ने जब वो लट देखी तो उसकी आंखें फैल गई। ये तो शुद्ध सोना है, उसने कहा, और इसकी चमक, मैंने ऐसा सोना कभी नहीं देखा। ये बहुत कीमती है। मीरा ने कहा, मुझे इतने पैसे चाहिए जिनसे मैं अपने गांव के सभी बीमार बच्चों की दवाइयां खरीद सकूं। सुनार ने उसे उचित कीमत दी। मीरा ने वे सारे पैसे दवाइयों में लगा दिए। जब वो गांव लौटी तो सभी बच्चों का इलाज हो सका। कुछ ही दिनों में सब स्वस्थ हो गए।
गांव वालों ने मीरा को आशीर्वाद दिया। उस रात मीरा को एक सपना आया। सोना उसके सामने खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी। तुमने सही चुनाव किया मीरा, देखो तुम्हारी एक लट ने कितनी जानें बचाई। यही असली संपत्ति है, दूसरों की खुशी। कुछ महीने बीत गए। गांव में बारिश नहीं हुई थी और सूखा पड़ गया था। फसलें सूख रही थी और किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें थी। कई किसान राजू सेठ से कर्ज लेने के लिए मजबूर हो रहे थे, जो बहुत ऊंची ब्याज दर पर पैसे देता था। मीरा ने सोचा और फिर दूसरी सुनहरी लट को बेचने का फैसला किया। इस बार उसने पैसों से गांव के लिए एक कुआं खुदवाया, एक गहरा कुआं जो साल भर पानी दे सकता था। साथ ही उसने गांव वालों को छोटे छोटे कर्ज दिए ताकि वे राजू सेठ के चंगुल से बच सकें। राजू सेठ को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसका कारोबार प्रभावित हो रहा था। एक दिन वो मीरा के घर आया। तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आ गए? उसने शक से पूछा। यह आपको जानने की जरूरत नहीं, मीरा ने शांति से कहा। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। मुझे लगता है कि वो सुनहरी भेड़ अभी भी तुम्हारे पास है, राजू सेठ ने कहा। शायद तुम उसकी ऊन बेच रही हो। वो भेड़ जा चुकी है, मीरा ने सच बोला। और अगर आप मुझ पर कोई आरोप लगाना चाहते हैं तो पंचायत में लगाइए। राजू सेठ गुस्से में चला गया, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। अब मीरा के पास एक आखिरी सुनहरी लट बची थी। उसने सोचा कि वो अपनी मां और अपने लिए एक अच्छा घर बनवा सकती है या फिर कुछ जमीन खरीद सकती है। लेकिन हर बार जब वो ये सोचती, उसे सोना की चेतावनी याद आती, जो लालच से इसका इस्तेमाल करेगा वो सब कुछ खो देगा। एक दिन गांव में एक गरीब विधवा का बेटा बहुत बीमार पड़ गया। उसे एक महंगे ऑपरेशन की जरूरत थी, जो केवल शहर के बड़े अस्पताल में हो सकता था। विधवा रो रो कर सबके दरवाजे पर गई, लेकिन किसी के पास इतने पैसे नहीं थे। यहां तक कि मीरा ने पहली 2 लटों से जो पैसे कमाए थे वे भी खर्च हो चुके थे। मीरा के सामने फिर एक चुनाव था। वो अंतिम लट को अपने लिए बचा सकती थी या उस बच्चे की जान बचा सकती थी। उस रात मीरा ने अपनी मां से बात की। मां, अगर मैं ये आखिरी लट भी दे दूं तो हमारे पास अपने लिए कुछ नहीं बचेगा, मीरा ने कहा। उसकी आवाज में उलझन थी। रमा देवी ने अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखा। बेटी, जो चीज हमें मिली है वो हमारी मेहनत से नहीं मिली, वो एक आशीर्वाद थी। और आशीर्वाद को बांटने के लिए ही मिलता है, जमा करने के लिए नहीं। अगर तुम उस बच्चे को बचा सकती हो तो बचा, बाकी भगवान देखेंगे। मीरा ने अपनी मां को गले लगाया। उसे अपना जवाब मिल गया था। अगले दिन मीरा ने अंतिम सुनहरी लट को बेचा और सारे पैसे उस विधवा को दे दिए। विधवा ने रोते हुए मीरा के पैर छुए। बच्चे का ऑपरेशन हुआ और वो बच गया। उस रात मीरा को फिर एक सपना आया, लेकिन इस बार सोना अकेली नहीं थी। उसके साथ एक चमकदार स्त्री थी, जिनका रूप अलौकिक था। बच्चों की जान बचाई, गांव वालों को सूखे से बचाया और एक मां के बेटे को मौत के मुंह से निकाला। तुमने कभी अपने लिए कुछ नहीं रखा, मैंने तो बस वही किया जो सही लगा, मीरा ने कहा। और इसीलिए तुम असली धन की हकदार हो, देवी ने कहा। लेकिन वो धन सोने चांदी का नहीं होगा। तुम्हें कुछ और मिलेगा, कुछ ऐसा जो कभी खत्म नहीं होगा। मीरा अगली सुबह उठी तो उसे एक अजीब एहसास हुआ। जब वो अपनी भेड़ों के पास गई तो देखा कि सभी भेड़ें असाधारण रूप से स्वस्थ और खुश लग रही थी। उनकी ऊन पहले से ज्यादा घनी और चमकदार थी, और जब उसने उन्हें दूध दुहा तो दूध की मात्रा दोगुनी थी। दिन बीतते गए और मीरा ने देखा कि उसकी भेड़ों का झुंड बढ़ने लगा। भेड़ें स्वस्थ बच्चों को जन्म दे रही थी। उनकी ऊन की मांग बढ़ गई थी, क्योंकि वो बेहतरीन गुणवत्ता की थी। मीरा के पास आने वाले लोग कहते कि उसके हाथ में कुछ जादू है, लेकिन असली जादू कुछ और था। मीरा ने पाया कि जिन भेड़ों की वो देखभाल करती, वे न केवल स्वस्थ रहती, बल्कि दूसरी बीमार भेड़ों को भी ठीक कर देती।
उसकी भेड़ों के पास रहने से दूसरे गडरियों की भेड़ें भी स्वस्थ हो जाती। गांव वालों ने देखा कि मीरा के आसपास रहने से सब कुछ फलता फूलता था। जहां वह अपनी भेड़ों को चराती, वहां घास ज्यादा हरी उगती। जिस कुएं से वो पानी लेती, वो कभी नहीं सूखता। कुछ सालों में मीरा गांव की सबसे समृद्ध गडरिया बन गई। लेकिन उसकी समृद्धि केवल पैसों में नहीं थी। उसके पास गांव वालों का प्यार था, उनका सम्मान था, और सबसे बढ़कर उसके पास एक शांत और संतुप्त मन था। राजू सेठ, जो हमेशा धन के पीछे भागता रहा, धीरे धीरे अपना सब कुछ खोने लगा। उसके कर्जदार मीरा की मदद से उससे मुक्त हो गए। उसका बेटा मनोज, जो हमेशा गलत रास्ते पर चलता था, एक धोखाधड़ी में फंस गया और जेल चला गया। एक दिन राजू सेठ खुद मीरा के पास आया। वो बूढ़ा हो चुका था, उसकी पीठ झुकी हुई थी। मीरा, उसने कहा, उसकी आवाज में पछतावा था, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैं हमेशा धन के पीछे भागता रहा, लेकिन आज मेरे पास कुछ नहीं है, और तुमने, जिसने सब कुछ दे दिया, उसके पास सब कुछ है। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, आप गलत नहीं हैं, लेकिन मैंने जो पाया है वो दौलत नहीं है, ये प्यार है, विश्वास है और शांति है। और ये चीजें आप भी पा सकते हैं अगर आप अपना रास्ता बदल लें। राजू सेठ रो पड़ा। उस दिन से उसने अपना जीवन बदल दिया। धीरे धीरे उसने भी गांव वालों की मदद करना शुरू कर दिया। साल बीतते गए। मीरा की शादी गांव के एक ईमानदार युवक से हुई, जो उसकी तरह ही दयालु था। उनके बच्चे हुए, और मीरा ने उन्हें वही सिखाया जो उसने अपने अनुभव से सीखा था। धन वो नहीं है जो तुम्हारे पास है, बल्कि वह है जो तुम दूसरों को देते हो। असली खुशी दूसरों को खुश देखने में है, न कि चीजों को इकट्ठा करने में। एक दिन जब मीरा बूढ़ी हो गई थी, वो अपने पोते पोतियों को अपने आसपास बिठाकर सोने की भेड़ की कहानी सुना रही थी। बच्चे अचरज से सुन रहे थे। दादी, एक छोटी बच्ची ने पूछा, क्या वो भेड़ फिर कभी वापस आए? मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटी, लेकिन उसने जो दिया वो आज तक हमारे साथ है। देखो हमारे चारों ओर हमारा गांव कितना खुशहाल है। सब एक दूसरे की मदद करते हैं। यही उसका असली उपहार था। लेकिन दादी, एक और बच्चे ने पूछा, अगर आप उन सुनहरी लटों को अपने लिए रख लेती तो आप बहुत अमीर हो जाती। मीरा ने बच्चे के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। बेटा, मैं अमीर हूं। देखो, मेरे पास तुम सब हो। मेरे पास इतना बड़ा परिवार है। गांव के सभी लोग मुझसे प्यार करते हैं। मेरे पास शांति है, संतोष है। इससे बड़ी दौलत और क्या हो सकती है? उस रात जब सब सो गए थे, मीरा बाहर आंगन में बैठी चांद को देख रही थी। अचानक उसे दूर पहाड़ी पर एक सुनहरी चमक दिखाई दी। वो चमक कुछ पलों के लिए रही, फिर गायब हो गई। मीरा मुस्कुराई। वो जानती थी कि ये सोना का संदेश था, तुमने अच्छा किया। और सचमुच मीरा ने अच्छा किया था। उसने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ सीखा था। सच्ची संपत्ति वह है जो तुम देते हो, न कि वह जो तुम जमा करते हो। प्यार, दया और त्याग, ये वे सिक्के हैं जो कभी खत्म नहीं होते, बल्कि जितना तुम इन्हें खर्च करते हो, उतने ही ये बढ़ते जाते हैं। मीरा की कहानी गांव में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। लोग कहते थे, जो दिल से देता है उसे सब कुछ मिलता है, जो लालच से रखता है वो सब कुछ खो देता है। और धनपुर गांव, जो कभी गरीब और सूखा था, अब एक समृद्ध और खुशहाल गांव बन गया था, न सोने की बरसात से, बल्कि एक लड़की के शुद्ध हृदय और निस्वार्थ प्यार से। सोने की भेड़ शायद फिर कभी धरती पर नहीं लौटी, लेकिन उसकी असली विरासत हमेशा के लिए बनी रही, हर उस दिल में जो देना सीखता है, हर उस हाथ में जो मदद के लिए आगे बढ़ता है, और हर उस मुस्कान में जो दूसरों की खुशी से खिलती है। कहते हैं कि आज भी कभी कभी पूर्णिमा की रात को अगर आप उस पहाड़ी पर जाए जहां मीरा को सोना मिली थी,
तो आपको एक सुनहरी चमक दिखाई दे सकती है। वो चमक उन्हें दिखाई देती है जिनका दिल साफ है, जो दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं। और शायद, बस शायद, अगर आप भी मीरा की तरह निस्वार्थ बने तो आपको भी कोई जादुई उपहार मिल सकता है। न जरूरी है कि वो सोने की भेंट हो, लेकिन कुछ ऐसा जरूर होगा जो आपकी जिंदगी बदल देगा। क्योंकि जादू हमेशा किसी बाहरी चीज में नहीं होता। असली जादू तो हमारे अपने दिल में होता है। और जब हम उस जादू को दूसरों के साथ बांटते हैं तो पूरी दुनिया जादुई बन जाती है। मीरा की कहानी यही सिखाती है। जीवन में सबसे कीमती चीजें वे नहीं है जो चमकती है, बल्कि वे हैं जो दिल को छूती है। सोना चमकता है, लेकिन प्यार रोशन करता है। धन खरीद सकता है, लेकिन दया जीत लेती है। और अंत में वही व्यक्ति सच में अमीर है जो खुद को गरीब समझते हुए भी दूसरों को देता रहता है। यही थी सोने की भेंट की सच्ची कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें याद दिलाती है कि असली खजाना हमारे भीतर है, हमारे चारों ओर है, और उन लोगों में है जिन्हें हम प्यार करते हैं। समाप्त। दिल में जो प्यार हो, हाथों में दया हो, तो हर दिन जीवन में नया खजाना आ जाता है। सोना चमकता है पल भर, पर नेकी की रोशनी पीढ़ियों तक हर अंधेरे को दूर भगा जाता है।